नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और राजभवन जाने की कोई गुंजाइश उनकी नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा चुनाव लूटा गया था, चोरी किया गया था। साथ में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो दफ्तर हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, उन सबको परेशान किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों में आग लगाई जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। इसी पर ममता बनर्जी ने बोला कि वो अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। वो उसको पब्लिकली साझा नहीं करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि मैं इंडिया ब्लॉक के साथ हूं। मेरी फोन पर बात हुई है राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, अखिलेश यादव ने भी उनको फोन किया और उनको न्योता दिया है कि आप दिल्ली आए। लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, क्या ये एक बड़े संवैधानिक संकट में बदल सकता है? और ये भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी कलकत्ता में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को करना चाह रही है, क्योंकि उस दिन रविंद्रनाथ टैगोर की वर्षगांठ है। तो क्या उसके पहले ममता बनर्जी एक कोई बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा कर सकती हैं? इसको किस तरीके से देखेगी बंगाल की जनता? क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? बहुत सारे सवाल हैं, उस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कीर्ति रॉय एक लॉयर है, एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ समीर पुरकायस्था है, फेडरल देश के सीनियर जर्नलिस्ट, आपका स्वागत है। और समीर से शुरुआत करती हूँ कि समीर, ये जो बात ममता बनर्जी ने कही कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, राजभवन जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसका मतलब क्या है? क्या वो ये कह रही हैं कि अब वो वेट करेंगी कि कोई एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो, या फिर उसके बाद बीजेपी क्या करेगी? क्या जबरन उनको सीएम की कुर्सी से हटाया जाएगा? देखिए, अब जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन तो है कि उनको कन्वेंशन एंड कर्टेसी ये डिमांड करता है कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है रिजाइन करे। अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते हैं तो राज्यपाल के पास ऑप्शन है कि उनको डिसमिस करे अंडर 164 ऑफ द आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको डिसमिस करके राज्यपाल खुद मतलब ये जो रेन ऑफ ये है कंट्रोल अपना हाथ में ले। तो राज्यपाल तो खुद ब खुद ऐसे नहीं कर सकते, राज्यपाल तो उस टाइम में प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम करना पड़ेगा। करके आपको राज्यपाल इंटरिम पीरियड तक, जब तक नया सरकार बन नहीं जाते हैं तब तक राज्यपाल सरकार चलाएगी। और ये है आपका लीगल सिनेरियो। मुझे लगता है ममता बनर्जी एक डेलिबरेटली एक स्ट्रेटेजिक मूव खेली है इसमें, क्योंकि देखिए अभी जो कल से जो तांडव शुरू हुआ है, टीएमसी वर्कर्स के ऊपर हमला, टीएमसी ऑफिस के ऊपर हमला, तो इवन जनरली क्या होता, ममता बनर्जी जाता, रेजिग्नेशन करता और गवर्नर उनको रिक्वेस्ट करता कि आपका केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हिसाब से टिल द न्यू गवर्नमेंट इज टेकन ओवर आप चलाइए। तो बट एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का हाथ में अभी, जैसे कि आप जानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, इवन इलेक्शन का पहले से, मतलब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद से इनका सरकार का हाथ में ज्यादा पावर नहीं था। तो ममता बनर्जी जानती है कि एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि ये जो बीजेपी जो उनका पार्टी वर्कर्स या पार्टी ऑफिस में हमला कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। तो एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर अगर उनका नाक के नीचे ये सब होता तो इनको और भी एम्बेरसमेंट होता कि देखिए कुछ नहीं कर पा रहा है बट शी इज स्टिल ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। तो इसीलिए ममता बनर्जी आप फोर्स कर रहे हैं कि आप हमको डिसमिस करें, और करके अपना आप जो पावर है अपना हाथ में ले लिए और लेके आप चलाओ। ताकि क्या होगा, जो अभी जो लॉ एंड ऑर्डर का इस तरह का घटना होगा जिसमें टीएमसी वर्कर्स का ऊपर अगर कुछ हमला हुआ है तो उसका रेस्पॉन्सिबल गवर्नर। आपकी आवाज कट रही है समीर। सेंट्रल रूल का ऊपर आएगा, प्रेसिडेंट रूल का ऊपर। समीर आपकी आवाज कट रही है बीच बीच। हाँ, समीर तो एक बार ये कहीं ना कहीं, हाँ, बोलिए। तो ये एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक मूव भी है ममता बनर्जी का तरफ से, ताकि ये गवर्नर कंपेल हो उनको डिसमिस करने के लिए।
और गवर्नर का, अगर ममता बनर्जी रिजाइन नहीं करते हैं तो गवर्नर के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, उनको डिसमिस करना पड़ेगा, क्योंकि आज ये जो गवर्नमेंट का टेन्योर आज खत्म होगा 5 मई को, तो उसके बाद अब वैक्यूम नहीं रह सकता है। तो इनको इनको मतलब ऑप्शन नहीं होगा। एक सेकंड है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी है। और दूसरा तरफ से देखिए, ममता बनर्जी ऑलरेडी मतलब अपना जो ये का रोल है, ऑपोजिशन का रोल है, ऑपोजिशन लीडर का रोल है, ऑलरेडी ऑपोजिशन लीडर का रोल में अपने आप को ये फंक्शनिंग करना शुरू कर दिए हैं, और डायरेक्टली सिस्टम का साथ कॉन्फ्रंट करके जो मैं रिजाइन नहीं करूंगा, मैं इस हार को नहीं मानूंगा, तो ये अपना पार्टी का वर्कर्स का भी मॉडल बूस्ट अप करने के लिए जो देखो मैं लड़ाई कर रहा हूं, अभी भी मैं फील्ड में हूं। और अगर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ममता बनर्जी लास्ट में एक वन लाइनर बोली है, जो मैं अभी से फ्री बर्ड हूं, मैं पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर हिसाब से मेरा कुछ रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन अभी मैं फ्री बर्ड हूं और मैं रास्ता में था, आई वॉज ऑन द स्ट्रीट एंड नाउ आई विल बी ऑन द स्ट्रीट। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टी को एजिटेशनल मोड में ले आना, वो भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी आपको आज का बयान से वो सिग्नल दी है। आपको लगता है कि कोई एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है? कन्वेंशन तो यही है, और शुभेंदु अधिकारी ने भी, मैं देख रही थी टीवी चैनल्स, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाई हम तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रावधान दिए गए हैं, जो संविधान में लिखा है हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका जो लीगल इम्प्लीकेशन है वो क्या होगा? जी समीर। मुझे पूछिए। हाँ, लीगल इम्प्लीकेशन जैसे मैंने बताया है, गवर्नर के पास ऑप्शन क्या है? गवर्नर के पास एक ही ऑप्शन है कि चीफ मिनिस्टर को अभी डिसमिस करे, कि मतलब आप तो वैक्यूम नहीं रह सकता है ना। इसमें कन्वेंशन था, चीफ मिनिस्टर आज रिजाइन करती और चीफ मिनिस्टर को गवर्नर ने रिक्वेस्ट करता कि आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हिसाब से चलाइए। तो सिंस सीएम रिजाइन नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि गवर्नर के पास अभी ज्यादा ऑप्शन है नहीं, rather than dismissing her। तो गवर्नर को खुद इसको टेक ओवर करना पड़ेगा, प्रोक्लेमिंग द प्रेसिडेंट रूल। नहीं तो गवर्नर आप कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको डिसमिस करेंगी, तो जब डिसमिस हो जाएंगी ममता बनर्जी, तो पॉलिटिकली ये कैसे प्ले आउट करेगा? क्या ममता बनर्जी अपने आप को एक मार्टर के रूप में दिखाएंगी कि देखिए अभी मार्टियर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शी हैज बीन वोटेड आउट। सो इसको मतलब पॉलिटिकली मुझे लगता नहीं है कि उनको कुछ सिंपैथी मिलने वाला है इसमें से, बिकॉज शी इज नॉट फॉलोइंग द कन्वेंशन। बट मुझे लगता है ये एक टू स्ट्रेटेजी है, सिर्फ अपना जो इनका देखिए, अगर ममता बनर्जी एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी रहती और उनके केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रहते हुए अगर ये सब अटैक होता, तो मतलब ये कहीं ना कहीं उनका ऊपर जिम्मेवारी आती। तो इसीलिए मुझे लगता है ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, जो सिंस आई वोंट बी एबल टू प्रोटेक्ट माय वर्कर्स, तो इससे अच्छा है कि मैं छोड़ दूं। ठीक है। अब मैं कीर्ति रॉय साहब के पास आती हूँ कि रॉय साहब, ममता बनर्जी का ये कहना कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, इधर बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे टीएमसी के दफ्तरों को अटैक किया गया है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को मारा भी गया है, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये एक बड़े संवैधानिक संकट में तब्दील हो सकता है पश्चिम बंगाल के लिए? देखिए, आपका बात में मेरा इन शॉर्ट ये बोलना है कि ममता बनर्जी एक गेम खेल रहा है। वो जानते हैं कि इसका मीनिंग कुछ नहीं है, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली वो अपना आप जो वर्ड्स यूज किया वो मार्टर बनना चाहते हैं, लेकिन मार्टर होगा कैसे? इलेक्शन में वो हार गया, उसका पार्टी भी हार गया, उन्होंने भी हार गया। तो ये ठीक है, ममता बनर्जी का जो कहना है बोलना चाहिए था।
इस हार के आधार पर उनको हटाया दिया गया है। इट इज ट्रू फैक्ट। वेस्ट बंगाल के जितना सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें से 10 to 12% वोटर लिस्ट नेम्स हैव बीन डिलीटेड। तो उन्होंने पहले प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने खोल के हम खुद भी जीत जाएंगे, वो हार गया। अभी तो ये मान लेना पड़ेगा। एंड आई एग्री विथ समीर दैट इट मीन्स नथिंग। शी हैज टू गो अवे, शी हैज टू। उन्होंने तो गोदी कुर्सी नहीं, तो आपको छोड़ने का क्यों लग रहा है कि उन्होंने इस तरीके की, हाँ कीर्ति जी, आपको क्यों लग रहा है कि ममता बनर्जी ने इस तरीके की पोस्चरिंग करी है? क्योंकि इसको लेकर बहुत अच्छे रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं। जैसे कि मैं एक एएनआई का ट्वीट है उसको पढ़ना चाह रही हूँ, जिसमें कि संबित पात्रा ने क्या कहा है, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है उसको मैं पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी की हार होती है वो इस्तीफा देते हैं और सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से भारत में होता आया है। विगत 75 वर्ष में पूरे संसार में भारत अपनी इस लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया के लिए जानी जाती है। मगर ममता बनर्जी ने जो कहा और किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात है। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आघात नहीं है, ये आघात भारत के लोकतंत्र और संविधान पर है। आज हमने देखा कि तमिलनाडु के जो सीएम थे एमके स्टालिन, उन्होंने अपना इस्तीफा लोक भवन में सौंपा, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। ये कहानी अराजकता की है। जनता ही एक ऐसी ताकत है जिनके बिना लोकतंत्र काम नहीं कर सकता है, और कोई नेता यहाँ ऐसा नहीं है जिसके बिना देश नहीं चल सकता या राज्य नहीं चल सकता। तो ममता बनर्जी जो गलतफहमी पाल रही हैं, उनके बिना बंगाल नहीं चल सकता है, ये उनकी गलतफहमी है। अब इस पर क्या कहेंगे कीर्ति रॉय? मैं अब आपके पास आ रही हूँ। ये एएनआई का ट्वीट था जो मैं आपको पढ़ के दिखाया। तो कीर्ति, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये ममता बनर्जी को इस रूप में कैसे देखेगी बंगाल की जनता, और क्या उनको अब एक ही चारा बचा है कि गवर्नर डिसमिस करेंगे उनको? जी। मैं संबित महापात्र जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जानता है कि उनका पार्टी दिल्ली के सत्ता में है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका जितना सारी वैल्यूज है उनको पर अटैक किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक किया, बहुत दिन से चल रहा है। लेकिन अभी इस मुद्दे में वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बारे में हम संबित जी के साथ एकमत हूँ कि ममता बनर्जी शुड अंडरस्टैंड और उनको छोड़ देना चाहिए। ये नौटंकी में कुछ नहीं है। अब इंडियन पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी में है, उसका मान लिया है, तो इलेक्शन हुआ है, हार हुआ है, आपको मानना चाहिए। हारने के पहले आप मुद्दा उठाते तो बहुत कुछ हो सकता। आपने पहले बोला था कि एसआईआर में एक आदमी का नाम बच जाएगा तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो सब तो नहीं हुआ। अब तो ये मान लिया है, अब अभी ये मुद्दा उठाने से क्या होगा? नहीं, लेकिन विपक्ष के आगे क्या विकल्प बचे हैं कीर्ति रॉय साहब? क्योंकि अगर ये वोट वाकई में चोरी हुआ है, मान लीजिए, अगर मैं मान रही हूं कि जो ममता बनर्जी कह रही हैं, अगर ये वोट चोरी हुई है तो वोट चोरी के सबूत उनको दिखाने पड़ेंगे, इस इशू को जनता में लेकर जाना पड़ेगा। और अगर ये बंगाल का मॉडल अगर बाकी राज्यों में भी इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा तो कोई तो तरीका होगा कि विपक्ष इस चीज को रोकेगा, या फिर हम ऐसे ही वोट अपना चोरी होते हुए देखेंगे सब लोग देश के। देखिए, वोट चोरी हुआ ये सब आदमी लोग जानता है। एक आदमी नहीं, लाख लाख आदमी है वेस्ट बंगाल में जिनका नाम, उसका पिताजी, दादाजी, उनका नाम 2002 में था, अभी नहीं है। ये बहुत ये है, ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, गांव का किसान, बहुत सारी आदमी है। हम लोग एक इसमें काम किया है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन किया है। लेकिन अभी इलेक्शन होने का बाद जब रिजल्ट निकला, अभी तो इलेक्शन कमीशन इज इन फुल पावर। और आपके लिए बोल देता हूँ, अभी तक मिस्टर रोबी जो वेस्ट बंगाल का गवर्नर आया है दिल्ली से,
उनका कोई सेक्रेटरी नहीं था, आज उनका सेक्रेटरी भी अपॉइंटमेंट हो गया, तो एक आईएएस ऑफिसर, अभी तक उनका कोई सेक्रेटरी नहीं था। तो नाउ ही विल डिसाइड एंड एवरीथिंग व्हाट Somit said, I fully agree with you. Constitution has direct provision and वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो अभी नई है वो उसको तो प्रेसिडेंट रूल करके उनको तो छोड़ देगा और नो न्यू गवर्नमेंट विल अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ममता बनर्जी का के सामने क्या विकल्प बचे हैं समीर? एक बड़ा सवाल ये है कि अब वो ये तो दिखा रही है कि इंडिया ब्लॉक का वो हिस्सा है, लेकिन जो बाकी लीडर्स हैं वो उन पर कितना विश्वास करेंगे? क्योंकि इसके पहले हमने देखा है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनका इंडिया ब्लॉक का नहीं रहा है, उनके साथ ट्रस्टवर्दी वो नहीं रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी अगर उनसे बातचीत कर रही हैं, तो आज उन्होंने जिस तरीके की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि हाँ मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया है अखिलेश यादव ने, इसके क्या मायने हैं? अब क्या जो अगला पड़ाव है ममता बनर्जी का, वो क्या दिल्ली रुख करेंगी और नेशनल लेवल की एक बड़ी पॉलिटिक्स वो करेंगी विपक्ष के साथ मिलकर? देखिए, जिस तरह से अब ममता बनर्जी को भी इंडिया ब्लॉक को जरूरत है और ममता बनर्जी को भी इंडिया ब्लॉक को जरूरत है। अभी ऑल द ऑपोजिशन नॉन बीजेपी पार्टीज को एक बात समझना है, जो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हाँ, तो ये कांग्रेस भी आसाम का जो कांग्रेस का रिजल्ट आया वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था कांग्रेस के लिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये समझना पड़ेगा कि आप रीजनल पार्टीज और सबको लेके चलना। हम लोग पहले देखे हैं कि कांग्रेस का एक प्रॉब्लम है अलायंस में, जो अलायंस जब भी करता है कांग्रेस का वोट अपना अलायंस पार्टनर में शिफ्ट नहीं होता है। तो ये सेम प्रॉब्लम कम्युनिस्ट भी फेस किए हैं, कांग्रेस का वोट शिफ्ट नहीं होता है। असम में रीजनल पार्टीज का साथ देखा है कि कांग्रेस का वोट शिफ्ट नहीं होता है। और कांग्रेस का और एक प्रॉब्लम होता है, जो छोटे जब व्हेन दे आर स्मॉलर पार्टनर इन द अलायंस, तो अपना पूरा ये वेट उसमें नहीं झुकते हैं। जैसे आप देखिएगा तमिलनाडु में AIADMK का साथ अलायंस था, डीएमके का साथ अलायंस था, तो वहाँ कांग्रेस का टॉप लीडरशिप उस तरह से कैंपेन ही नहीं किया, छोड़ देते हैं जो वहाँ तो हम में नहीं है तो मैंने कैंपेन करने का जरूरत नहीं है। तो उस तरह से जब लास्ट टाइम CPIM और कांग्रेस का अलायंस था बंगाल में, कोई सीनियर कांग्रेस लीडर आके यहाँ कैंपेन नहीं किए। तो कांग्रेस भी जब अलायंस में ज़्यादा एफर्ट नहीं देते हैं अलायंस पार्टनर को, जिस तरह से बीजेपी करता है। बीजेपी का स्ट्रेटेजी है, पहले आप अलायंस पार्टनर को स्ट्रॉन्ग करें और उसके आपका वोट ट्रांसफर करें, साथ साथ उनको आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेटेड करके आप को-ऑप्ट कर लो। आप असम में AGP को देखिए, पहले बीजेपी AGP का स्मॉलर पार्टनर था, बीजेपी AGP का पिगी राइट करके बीजेपी असम में आगे बढ़ा और आस्ते आस्ते आप 80% ऑफ द AGP लीडर असम में आ गया, बीजेपी में आ गया असम का। आप हितेन गोस्वामी जिन्होंने गौरव गोगोई को जोरहाट से हराया, हितेन गोस्वामी एक टाइम में AGP का बड़ा लीडर हुआ करते थे, अभी बीजेपी में है। इस तरह से आप इनको देखिए, चंद्रमोहन पटवारी AGP का बड़ा लीडर था, अभी बीजेपी में है। तो बीजेपी कॉप्ट कर लेता है ऑपोजिशन को, लेकिन अपना रीजनल पार्टनर को, लेकिन इंडोक्ट्रिनेटेड भी कर लेता है। लेकिन जब तक वो अलायंस में है, आप अलायंस पार्टनर के लिए पैसा देना, लीडरशिप, कैंपेन करना, सब कुछ करता है। अनलाइक कांग्रेस और ऊपर से कांग्रेस काफी डिमांडिंग है। जैसे कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने जब इनिशियली थोड़ा बातचीत शुरू होने वाला था, कांग्रेस ने 20 से 25 सीट का डिमांड कर दिया। तो जहां आपका 3% वोट शेयर है, वहां आप 20 से 25% सीट मांगोगे, तो इट्स अनरियलिस्टिक। कांग्रेस को भी अपना रियलिटी समझना चाहिए और उस तरह से रीजनल पार्टनर को भी ये समझना चाहिए कि आप अकेले बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकते हैं।
हाँ, इसका एक लिमिट तक ही आप सेकेंगे, क्योंकि इनके पास सब कुछ है। और बीजेपी जिस तरह से अपना मशीनरी यूज करता है, एंड आज बंगाल का इलेक्शन में हम देखे हैं, ईडी, सीबीआई, आप सोचिए, इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा है, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, उस बीच में आपके कैंडिडेट का घर में रेड कर रहे हैं, और रेड करके अल्टीमेटली आपको क्या मिला कोई नहीं जानता है। पॉलिटिकल पार्टी का जो टीएमसी का जो ये था, जो प्रचार से कर रहा था टीएमसी का, आईपैक का डायरेक्टर को आप इलेक्शन का जस्ट कैंपेनिंग, और उसके बाद इलेक्शन सेकंड फेज का इलेक्शन खत्म होते आप छोड़ दिए। तो मतलब इस तरह से सब कुछ जिस तरह से यूज हुआ, पहले हम लोग सुनते थे बंगाल में साइंटिफिक रिगिंग होता है, कुछ वोटर्स को वोट देने से रोका जाता है, इस पर तो लीगल रिगिंग हुआ है। 27 लाख वोटर्स को आप वोट देने नहीं दिया है, जस्ट एक लीगल टेंगल खड़ा करके। तो इस तरह से जो, और आप देखिएगा जो बीजेपी और टीएमसी का जो वोट डिफरेंस है, 32 लाख का करीब वोट डिफरेंस है। तो अगर 27 लाख वोटर वोट देते, शायद इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री ना होता। मैं बीजेपी का विक्ट्री का जो क्रेडिट उनसे छोटा नहीं कर रहा हूं, बट ये जो 27 लाख को जो वोट देने नहीं दिया गया है, इससे रिजल्ट दूसरा हो सकता था। एटलीस्ट इतना बड़ा लैंडस्लाइड शायद विक्ट्री ना होता। लेकिन जो इस समय बड़ा सवाल है, समीर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अब कीर्ति के पास आ रही हूँ कि कीर्ति आप ये बताइए कि अब जो जिस तरीके से तृणमूल के दफ्तरों को अटैक किया जा रहा है, और खुद आज ममता बनर्जी ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीजेपी बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है कि उनके जो वर्कर्स हैं टीएमसी के, वो बीजेपी में चले जाएं। क्या ममता बनर्जी इस चीज को रोक सकती हैं, इस चीज को? क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि डर से बीजेपी में चले जाएंगे। जी, बहुत सारी इलाका में, एरिया में वो तृणमूल का ऊपर जो कैडर है, जो लीडर है, फॉर आर्गुमेंट वी कैन से दैट most of them are hooligans, tolabaj, syndicate, etc. But this type of attack, physical attack, vandalism upon the house, upon the families, yes, already 3 people died, killed. As per BJP, there are 2 people who are killed, and as per Trinamool, 1 people has been killed. It is guaranteed. All are in the media. तो नाउ इट इज गोइंग ऑन। इस मोहल्ला में भी ऐसा ही हो रहा है, जो म्यूनिसिपल काउंसिलर था वो लोग सब भाग गया, ऐसा बात चल रहा है। यही है। लेकिन आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाएंगी? क्योंकि कई लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या अब बंगाल एक बड़े आंदोलन का सेक्टर बन सकता है? मैं आपको के पास आ रही if she really come down to the street, सब political party, all forces, if तो चाहे तो वो फील्ड में आके, हाँ, कुछ मूवमेंट हो सकता है, फील्ड तैयार भी है, लेकिन प्रॉब्लम है, मैंने पहले आपको बोला है, बीजेपी को यहाँ पर वेस्ट बंगाल में उसका पार रखने का जाएगा ममता जी ने दिया है। ये मानना पड़ेगा। ममता जी ने गवर्नमेंट का फंड्स लेकर वो मंदिर सब बनाया, तो वो रिलीजियन गेम लेके वो बीजेपी का साथ टक्कर वो नहीं कर सकता। चलिए, अब देखना होगा कि तृणमूल का आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो अभी ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और राजभवन नहीं जाएंगी। और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो बीजेपी कह रही है कि वो संविधान के हिसाब से चलेगी। तो अब देखना होगा कि ममता बनर्जी अब आगे क्या करती हैं, उनका अगला पड़ाव क्या होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, कीर्ति रॉय साहब, समीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।